Hello students, this is Anirudh Kumar Shukla. Firstly, good morning for all of you. Students, today we are going to discuss about first chapter of fourth chapter of class 11th. और इस चैप्टर में जैसे कि मैं बता रहा हूँ बेटा हम लोग आज चैप्टर नंबर 4 यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर है किस क्लास के लिए? फॉर क्लास 11th स्टैंडर्ड के लिए, 11th क्लास के लिए यूनिट 4। नेम ऑफ चैप्टर इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, तो बच्चों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सिलेबस। दिस इज़ मतलब कहने का सेंस बेटा ये है कि ये सिलेबस हम लोग सीबीएसई बोर्ड के द्वारा ही सिलेबस को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम में आएगा, इसीलिए आपको उसमें टोटल आपको 6 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे पहला चैप्टर आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तीसरा है रेडॉक्स रिएक्शन, फोर्थ चैप्टर है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और फिफ्थ चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और एक चैप्टर और है। तो इस प्रकार से आपको 6 चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है। 6 चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, उसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा। नोट क्या है अच्छे से देख लिया जाए। नोट जो दिया गया है इसको आपको ध्यान देना है। दिया है जनरली एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, दे एग्जिस्ट एज ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल H2, O2, O3, NH3, H2O एट्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। बेटा कह रहा है जनरली जो एटम होते हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम हमेशा ग्रुप ऑफ एटम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वो चाहे सेम हो या डिफरेंट एलिमेंट के फॉर्म में हो, तो आपको ये केयर करना है। आई रिपीट अगेन, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जनरली एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जनरली जो एटम होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो करते कहाँ पे हैं? ये कह रहा है बेटा कि ये वाली लाइन देखिएगा, ये कह रहा है दे एग्जिस्ट एज ग्रुप ऑफ एटम, वह ग्रुप ऑफ एटम के रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वह ग्रुप ऑफ एटम सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे H2O सेम ग्रुप ऑफ एटम, O2 सेम ग्रुप ऑफ एटम, O3 सेम ग्रुप ऑफ एटम, यहाँ NH3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम। तो इन्हें हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूल। सो अब हमको कंफर्म करना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है। हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डेफिनेशन तैयार करेंगे मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर एग्जिस्टिंग टुगेदर एज वन स्पीसीज एंड हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। I repeat again about definition of molecules. A molecule is a group of atoms. A molecule is a group of atoms which are existing together as one species and has characteristic properties. I repeat again about second definition of molecule. Molecules are those substances which are made up of only one kind of atoms, only one kind of elements मोस्टली। तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए। एक बार आप सिंपल डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग तैयार करिए। मॉलिक्यूल्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स बट सम कंपाउंड विच कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स विच आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्लियर नाउ? अब हम बेटा चल रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन को डिस्कस करने। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है देखिएगा। केमिकल बॉन्ड चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है, ये पहला टॉपिक है। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टुगेदर द एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स इन द केमिकल स्पीसीज
अच्छे से समझिए बेटा। कह रहा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, तो ये कह रहा केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्ड वह अट्रैक्टिव फोर्स होता है विच होल्ड टुगेदर, जो रोके रखता है, बांधे रखता है किसको, एटम को, आयन को या मॉलिक्यूल को, ठीक है, इन केमिकल स्पीसीज, किसी भी केमिकल स्पीसीज में, तो उसे हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन। केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टुगेदर द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन द केमिकल स्पीसीज। तो बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने चल रहा हूँ। टॉपिक नेम क्या है देखो, कोसल-लेविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, कोसल-लेविस बेटा ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पे अपनी कुछ थ्योरी दिया, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें देखिएगा अगला स्टार है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस और ऑक्टेट रूल। क्या है बेटा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्या है देखिए क्या कह रहा है, हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस और ऑक्टेट रूल। तो अब हम लोगों को डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस, बैलेंसी की या बैलेंस की इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, और आगे और ऑक्टेट रूल, इसी को हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। तो रट लो बेटा, ऑक्टेट रूल को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस। तो चाहे आप उसको ऑक्टेट रूल बोलो, चाहे आप उसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस बोलो। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिएगा दिया है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बैलेंस ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस और ऑक्टेट रूल। आई रिपीट अगेन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस और ऑक्टेट रूल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बैलेंस ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस और ऑक्टेट रूल। ये कह रहा है बेटा कि जो ऑक्टेट रूल होता है वो हमें क्या बताता है कि किसी भी एटम या एलिमेंट, आप कह सकते हो, या ग्रुप ऑफ एटम, तो उनमें से हम किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनके बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। किस रूल को? ऑक्टेट रूल को। तो ये इसी रूल को हम ऑक्टेट रूल या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस कहते हैं। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस और ऑक्टेट रूल को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बैलेंस ऑफ एन एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन, ये कह रहा है कोई भी एलिमेंट्स जब बैलेंस होता है या उसकी जब हम बैलेंसी बताते हैं तो वो उसकी बैलेंसी डिपेंड करती है बेटा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। किस पे डिपेंड करती है? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। एंड इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस, और इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्टेट रूल। आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या है? इन अदर वर्ड्स एटम्स ऑफ ऑल एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट और डुप्लेट, इट इज़ कॉल्ड ऑक्टेट रूल। बेटा दूसरे शब्दों में कह रहा है एटम्स ऑफ ऑल द एटम्स, तो यहाँ एटम्स ऑफ ऑल द एटम, इसका मतलब आप समझिए थोड़ा सा। एटम्स ऑफ ऑल द एटम्स का मतलब ये हुआ कि कोई भी, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट हमेशा अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है अपने वैलेंस सेल में। फिर से आप समझिए बेटा, कोई भी एलिमेंट हमेशा अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है अपने बैलेंस सेल में। ठीक है, तो ये हुआ ऑक्टेट रूल। चलिए अब हम चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड? When metal react with non-metal, then form ionic compound which contain ionic bond. In other word, we can write as the forces which held together oppositely charged ion are called ionic bond. तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन को, आप क्लियर करिए।
डेफिनेशन है, डेफिनेशन के पहले आप हेडिंग कंफर्म करो बेटा। हेडिंग है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? और बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और जो बेटा प्योरली आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो प्योर आयनिक बॉन्ड होते हैं वो हमेशा साल्ट में ही होते हैं। और ऐसे साल्ट जो मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं, और ऐसे नॉन मेटल जो मोस्टली हैलोजन हो। मोस्टली क्या हो? हैलोजन हो। इट मीन्स यू कैन से व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, नॉन मेटल में कौन होना चाहिए? हैलोजन होने चाहिए। तो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है, और उसे हम लोग आयनिक, प्योर आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ भी गया होगा, ठीक बेटा। तो इसमें आप हेडिंग देखिएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होता क्या है। डेफिनेशन है व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल देन फॉर्म आयनिक कंपाउंड विच कंटेन आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ बेटा? फिर से डेफिनेशन देखिए आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की। व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल देन फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जब कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा आयनिक कंपाउंड बनाता है। और ऐसे आयनिक कंपाउंड हमेशा कंटेन करते हैं आयनिक बॉन्ड को। किसको कंटेन करते हैं? आयनिक बॉन्ड को। क्लियर हुआ? आगे है इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट एज, दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं द फोर्सेस विच हेल्ड टुगेदर अपोजिटली चार्ज्ड आयन आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये बेटा कह रहा है हमसे, आपसे कि द फोर्सेस विच हेल्ड टुगेदर, ऐसे फोर्सेस जो एक दूसरे एटम या आयन को आपस में बांधे रखते हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयन के द्वारा, उन्हें भी हम आयनिक बॉन्ड ही बोलते हैं। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? चलिए, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बाय मेटल एंड गेन्ड बाय नॉन मेटल। कि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है बेटा। कह रहा है कि जैसे कोई मेटल है और ये कोई नॉन मेटल है, तो दोनों मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे वो कंपाउंड कहलाएगा आयनिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा बेटा? आयनिक कंपाउंड। और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड में बेटा हमेशा कोई भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करके बॉन्ड बनाता है। किसके पास ट्रांसफ़र करता है? नॉन मेटल के पास। किसके पास? नॉन मेटल। फिर से देखिए, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे कोई मेटल है और ये प्लस कोई नॉन मेटल है। अच्छे समझिए, कोई भी मेटल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को ट्रांसफ़र करता है। नॉन मेटल को ट्रांसफ़र करके जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा उस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन है थोड़ा समझिए। इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के केस में मेटल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। किसके पास? नॉन मेटल के पास। किसके पास? नॉन मेटल के पास। फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, देखिएगा। जैसे NaCl का एग्जांपल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्या होगा बेटा? देखो दिया है 281 होगा। क्या होगा? 281। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और जब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्लोरीन का तो होगा 287। क्या होगा? 287। तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना है। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखिए सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा बेटा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन नियरेस्ट है किसके? 8 इलेक्ट्रॉन के नियरेस्ट है नहीं 8, लेकिन उसके नज़दीक है भाई। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 के नियरेस्ट है। तो क्लोरीन हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर। तो सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को देखो बेटा ये ट्रांसफ़र करके बॉन्ड बना रहा है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफ़र कर दिया, सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया क्लोरीन के पास। और जैसे ट्रांसफ़र किया सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी क्रिएट हो गई। तो जैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, नेगेटिव चार्ज आ गया क्लोरीन के ऊपर,
और सोडियम जैसे ही लूज़ किया वैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है इसे ही हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, ठीक बेटा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं डिस्कस करने कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम। बहुत बड़ी बात ये कह रहा है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी वह वैलेंसी होती है जब कोई मेटल या कोई नॉन मेटल, ठीक बेटा, कोई नॉन मेटल, जब कोई मेटल हो या कोई नॉन मेटल हो, अच्छे समझते रहिए बेटा। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है कि जब कोई मेटल या कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी और उतना उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। वैसे ही जब कोई नॉन मेटल जब कभी भी जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना ही उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और वहीं उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोवैलेंसी की। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड। देखो वही बात कर रहा है कि कोई भी एटम या एलिमेंट जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट मीन्स निकालता है अथवा जितना वो गेन करता है वहीं उसकी कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल थोड़ा देख लीजिए। जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा 2 8 14 2, ठीक है। और इसका हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू सबसेल के अकॉर्डिंग, तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2, ठीक है। लेकिन जब हम Fe2+ का निकालते हैं, ये तो Fe का है केवल, ध्यान दीजिए बेटा, ये केवल Fe का है और यहाँ Fe न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ हम लोग Fe2+ का निकालने चल रहे हैं। अब 2+, तो एक बात और समझिए बेटा, जैसे कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसके ऊपर जितना प्लस का चार्ज लगेगा समझ लीजिएगा उतने इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट है, ठीक है। और दूसरी बात, कोई भी तो बच्चों आपको समझ में आया? तो मैं आपको अब जैसे मैं बता रहा था, एक एलिमेंट है उसके ऊपर जितना माइनस का चार्ज आएगा, माइनस इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रॉनों की एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी मीन्स अधिकता को। तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज आएगा समझ लीजिए वहाँ पर उतने इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हैं, उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। समझ में आया बेटा? और किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना प्लस का चार्ज आएगा वहाँ समझिएगा उतने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। डेफिशिएंट मीन्स होता है कम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी मीन्स बेटा होता है अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा एलिमेंट के ऊपर उतना इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होंगे और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एलिमेंट के ऊपर उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्रिएट होंगे। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। जैसे कि Fe2+ के पास 2+ मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पहले क्या था? 2 8 14 2 था, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने बचे? 2 8 14 हो गए, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला हम लोग क्लोरीन का, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ बेटा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 होगा और उसका वैसे कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सबसेल के अकॉर्डिंग करेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0, ठीक है, ये होगा। लेकिन हम यदि हम Cl- का निकालें कॉन्फ़िगरेशन तो माइनस क्या इंडिकेट करेगा? अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है बेटा तो वो नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी को बताएगा, डेफिशिएंसी को नहीं बताता। डेफिशिएंसी तब बताएगा जब प्लस चार्ज होगा। एफिशिएंसी मीन्स अधिक इलेक्ट्रॉन। तो भाई 1- है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है, ये समझना आपको है बेटा। तो 17 Cl-, 1- है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा?
1, अब यहाँ पे देखो 3p5 था ना, 3p6 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो बेटा आपको ये समझ में आया। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ऑक्टेट रूल क्या है। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑक्टेट रूल। कोसेल एंड लेविस in 1916 developed an important theory of chemical combination between atoms known as electronic theory of chemical bonding. I repeat again about definition of octet rule. Koseल and Lewis in 1916 developed an important theory of chemical combination between atoms known as electronic theory of chemical bonding. तो बेटा आई होप इज दैट क्लियर नाउ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फॉर्मल चार्ज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? तो फॉर्मल चार्ज देखिए डेफिनेशन पहले। फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन है, फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन है बेटा। तो बेटा मैं आपको बताने चल रहा हूँ डेफिनेशन फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन द लेविस स्ट्रक्चर। ओके बेटा, आपको समझ में आया? तो मैं आपको बता रहा था फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन। फॉर्मल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज, what do you mean by formal charge? I repeat again about the definition of formal charge. Formal charge is the difference between the number of valence electron of that atom in free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure. फार्मूला क्या है बेटा? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस 1/2s। आप पहले फार्मूला अच्छे से नोट करो, नहीं समझ में भी नहीं आएगा फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस 1/2s। ठीक है, एक एक चीज़ समझिए इसमें कौन क्या है, देखते रहिएगा। V मीन्स क्या है? वेयर V इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। कह रहा है किसी भी फ्री एटम या न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, उसके बैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको भी के प्रस्थान पे रखिए। फिर सुनिए बेटा, मैं आपको फिर, तो बच्चों आपको समझ में आया? तो मैं आपको बताया अच्छे से फॉर्मल चार्ज का फार्मूला क्या है। आप लोग फार्मूला अच्छे से क्लियर कर लिए। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस 1/2s होता है। और V क्या है यहाँ पे? V इक्वल टू है बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल एटम और फ्री एटम। किसी भी कोई भी आपके पास फ्री एटम या एलिमेंट है, उसके बैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन हैं आप V के स्थान पे नोट करेंगे। L क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड दिया है उसमें ऐसे एलिमेंट जिसमें मतलब कोई भी कंपाउंड है उसमें ऐसे, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसमें ऐसे एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डिंग पोजीशन में हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कि एग्जांपल है NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर किसी से अटैच नहीं होता, ये लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा होता है बेटा? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बात हो रही है। L मीन्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने कंपाउंड में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, और उन्हीं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लोन पेयर। तो समझ में आ गया ना? V क्या है? V में आप क्या नोट करेंगे? V में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम, ऐसे फ्री या न्यूट्रल एटम जिनके बैलेंस में टोटल जो है क्या कह रहा है, फिर से देखिए अच्छे से जिससे समझ में आए। V के स्थान पर आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम। कोई भी फ्री एटम या न्यूट्रल एटम के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, वहाँ आप लिखिए V के स्थान पे। L क्या है? L के स्थान पे टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, इसका मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनको लिखना है। और S क्या है बेटा? ये समझिए लास्ट में। S के स्थान पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड में टोटल कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको नोट करना है।
तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप एक लोग पहले फार्मूला फिर से देखिए, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस 1/2s। आई रिपीट अगेन अबाउट, पहले मैं फिर से एक बार डेफिनेशन आपको रिपीट करा दे रहा हूँ फॉर्मल चार्ज की। क्या होता है फॉर्मल चार्ज की डेफिनेशन? फॉर्मल चार्ज इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of that atom in free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure। ठीक है, formal charge is the difference between the number of valence electron of that atom in the free state and the number of electron assigned to that atom in the Lewis structure। तो ये डेफिनेशन है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस 1/2s, where V is the total number of valence electron on free atom। ठीक है, कोई भी फ्री एटम या न्यूट्रल एटम के वैलेंस में कितने, कोई भी एटम या ऐसे समझिए बेटा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या फार्मूला है? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू है V माइनस L माइनस 1/2s। तो V क्या है? V मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री और न्यूट्रल एटम। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट, ठीक है, या एटम जिसके बैलेंस सेल में कोई भी एटम या कोई ऐसा एलिमेंट जो न्यूट्रल हो, उसके बैलेंस सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके, उसको लिखना है V के प्लेस पे। यल क्या है बेटा? यल को थोड़ा समझ लिया जाए। यल मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यल मीन्स सीधे समझिए ट्रिक से, आप ट्रिक से समझेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या है V? क्या है? तो V माइनस L माइनस 1/2s। बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको भूलेगा ही नहीं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस 1/2s। V क्या है? V मीन्स होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, L मीन्स होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, S मीन्स होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितना सिंपल ट्रिक है, आपको आ गया होगा। ठीक है, V मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट या एटम के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ आप नोट करिए। L मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने लोन पेयर हैं यहाँ नोट करिए। S मीन्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ नोट कर दीजिए। बस बात खत्म हो गई। तो बेटा आज के लिए इतना ही इनफ है ना। टुमारो when I will meet you, then I will explain, I will solve, you can say we will solve some very important question which are related to formal charge equation। इस इक्वेशन के ऊपर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन टुमारो। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।